ये इसका एग्जाम्पल क्या था, सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल क्या दिया था? रसगुल्ला। गुड। रसगुल्ला कोई तो देखेंगे इधर, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या हमारा रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है। रसगुल्ला किससे बना हुआ? इसके अंदर कितना मास है हमारा? एम है। इसके अंदर जो रसगुल्ले के अंदर जो मास है, तो उसको क्या कर दो, रसगुल्ला से डिसम्बल कर दो। जो रसगुल्ला को फॉर्मेट में है ना, उसको क्या कर दें आप? डिसम्बल कर दें। तो ये असेंबल किया हुआ, उसको क्या कर दें? डिसम्बल कर दें। वो ऐसा बन जाएगा, कुछ समझ आई बात नहीं है। और जो ऑब्जेक्ट बन गया उससे और कुछ बना सकते हो नहीं बना सकते हो? उससे चपाती बना सकते नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं ना। रसगुल्ला के अंदर जो मटेरियल है उसको तो क्या कर दिया, डिसम्बल कर दिया, और उससे क्या बना सकते हैं? चपाती बना सकते हैं, हाँ या नहीं? या उससे गोलगप्पे बना सकते नहीं बना सकते? और बना सकते हैं उससे। उसके अंदर जो कंटेंट है उसको सरफेस पे डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? तो होलो स्फीयर बन जाएगा, हाँ या नहीं? या उससे जो है तो लाइक सिर्फ एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो डिस्क बन जाएगा, हाँ या नहीं? ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क रसगुल्ले के अंदर जो कंटेंट है उतना ही कंटेंट लेकर के हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? तो उससे क्या बना सकते हैं? कोई दूसरा सेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसी दूसरे सेट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो लाइक रेडियस ऑफ जायरेशन में तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। मैं बोलना चाहता हूँ जितने मास का रसगुल्ला है उतने मास का क्या बना दो, उतना ही मास लेकर के क्या बना दें? ये रसगुल्ला है हमारा, कितना रेडियस का? तो मास एम रेडियस आर का रसगुल्ला। क्लियर है? इतना ही मास को लेकर के इसको किस में कन्वर्ट कर दें? मास उतना ही है, किस में कन्वर्ट कर दें? रिंग बना दें। बना सकते हैं सब कुछ, बट क्या बनाया न्यूटन ने? रिंग बनाया। क्या बनाया उसने? रिंग बनाया। और बताया कि इस मास से जो रिंग बना, इस मास से क्या बना? रिंग बना। तो इस रिंग का रेडियस जो होगा, इस रिंग का जो रेडियस होगा उसको क्या नाम से पुकारा उसने? तो रेडियस ऑफ जायरेशन पुकारा। क्या नाम से पुकारा उसने? रेडियस जायरेशन का नाम से पुकारा। और उसने बोला कि अगर इतना ही मास से रिंग बनाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? रेडियस के है तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्या लिखेंगे? और ऑलरेडी आप जानते हैं इसका कितना होता था हमारा? 2/5 हमारा स्क्वायर। तो कंपेयर करके के निकालने का तरीका बताया। इसी के को क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ जायरेशन। सेंटर ऑफ मास से, हाँ जी, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से है वो। ये जो है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस का वोट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग? एम के स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं बोलना चाहता हूँ मैथमेटिकली इतना ही आंसर था कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर वेयर के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, वेयर के इज कॉल्ड। अगर तुम रेडियस ऑफ जायरेशन को मैथमेटिकल डेफिनेशन जानना चाहोगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो क्या लिखेंगे आप? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर वेयर के इज कॉल्ड। के को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। यहीं पे खत्म हो जाता है मैथमेटिकली। के की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? रेडियस ऑफ जायरेशन। ऊपर देख लेगा, ऊपर देखेंगे लोग स्पेशल केस में। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है हमारा? 2/5 एम के स्क्वायर और 2/5 एम आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो के इज इक्वल टू तो कितना? 2/5 का रूट इंटू आर। 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। के की वैल्यू 2/5 का रूट इंटू आर। आई इज एम के स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया। अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल 2/3 एम आर स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे आप? तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लोगे। के की वैल्यू कितनी आ गई हॉलो स्फीयर के लिए? 2/3 रूट में एंड आर बाहर में, डाटी रेडियस जायरेशन। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग डिस्क बता देंगे आप लोग। रिंग का रेडियस जायरेशन कितना लिखोगे? तो डैट के इक्वल टू आर आ जाएगा। वन मोर पैरामीटर यहाँ पे मेजर कर लेंगे आप। एम काट लो तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? डैट लो 2/3। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
या तो रेडियस ऑफ जायरेशन की कहीं जरूरत पड़ सकती है या के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू जरूरत पड़ सकती है। रेडियस ऑफ जायरेशन या के स्क्वायर आर स्क्वायर याद रह जाएगा। के स्क्वायर आर स्क्वायर एक पैरामीटर होता है जिस जो क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, क्या कुछ सवाल बनते हैं ये डिस्क के लिए बता देंगे, जल्दी बता देंगे। डिस्क के लिए तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी बता देंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन बताते हैं, और के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू दोनों बता दें आप। के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू दोनों बता देंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन एम के स्क्वायर इजिकल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 की, लेकिन रेडियस जायरेशन की वैल्यू आर बाई रूट 2, और ये वैल्यू कितना होता है डेट भी 1/2। डिस्क के लिए तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1/2 हो गई। क्लियर हो गया लोगों को। यही किसके लिए हो जाएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा यार सॉलिड सिलेंडर के लिए भी तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई। मैं बोलना चाहता हूँ ध्यान से देख लोगे ये वैल्यू क्वेश्चंस में कैसे पूछे जा सकते हैं। कोई बता सकता है इस पर क्या क्वेश्चन होता है। एक सवाल तो ये होते हैं कि बोल देगा कि किसकी वैल्यू बता दें। डिस्क है, मास एम रेडियस आर का, जायरेशन की वैल्यू कितनी 1/2 बोल दिया कि क्या कर देगा तो डबल मास का डिस्क कर दिया गया, तो नया रेडियस जायरेशन बताएं। मास डबल कर दिया, मास डबल कर दिया तो बोले इंडिपेंडेंट। ये क्या वैल्यू लिखा हुआ, ये बोले के स्क्वायर आर स्क्वायर रेडियस जायरेशन डिस्क के लिए क्या था कांस्टेंट होता, मास से इंडिपेंडेंट होता, रेडियस से क्या होता है ये इंडिपेंडेंट होता। तो जैसे मास और रेडियस का जो भी चेंज करेगा उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। वैल्यू क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। सुन लिया लोगों ने। मास डबल करे ट्रिपल करे मास से इंडिपेंडेंट है, मास मास दोनों तरफ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 ही रहेगी। लाइक लॉजिक देख क्या देंगे कांस्टेंट है हमारा, क्या हमारा लॉजिक कांस्टेंट। डिस्क का तो निकाल लिया रेडियस ऑफ जायरेशन। किसी को समझना है तो बता दिया कि क्या करते हैं। डिस्क जो है दो मैथमेटिकली यहाँ इतना ही काफ़ी होता। चलें आप इसके लिए बता दें, कल को बोल दिया कि ये क्या हमारा डिस्क है मास एम रेडियस आर का डिस्क है, क्या हमारा मास एम रेडियस आर का डिस्क है, और रेडियस जायरेशन इस एक्सिस का वोट निकालें। डिस्क का रेडियस जायरेशन किस एक्सिस का वोट निकालें, इसका वोट निकालें। तो क्या करेंगे डिस्क का रेडियस जायरेशन इसका वोट निकालें, तो इसका वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 को किससे इक्वेट कर दें एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दें। क्या हो गया हमारा जिस एक्सिस का वोट रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा जाएगा उस एक्सिस का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे इक्वेट कर दोगे एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। हाँ जी के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के वैल्यू किससे इंडिपेंडेंट है। एक रेडियस में जायरेशन होता है, दूसरा क्या होता है के स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। दोनों अलग अलग बातें बोली जा रही है। के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कुछ जगह पर जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ बात आ रही है। के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ये मास से भी इंडिपेंडेंट है, रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है। ये वह पूरा पैरामीटर की बात करेंगे तो मैथमेटिकली के की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। आर निकाल लोगे रेडियस ऑफ जायरेशन, के स्क्वायर आर स्क्वायर निकाल लोगे। करना क्या हमें जिस एक्सिस का वोट हमें बोला जाएगा, जिस एक्सिस का वोट बोला जाएगा तो उसको किसी उस एक्सिस का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे इक्वेट कर देंगे एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। के की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन। डंडे का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालें। मास एम लेंथ एल का डंडा रेडियस ऑफ जायरेशन बताओगे। मास एम लेंथ एल का डंडा एम एल स्क्वायर बाई 12 है। अगर सेंटर ऑफ मास का वोट पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे इसको। समझ आ गया होगा लोगों को। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो L/2√3। बात क्लियर हो गई। अगर डंडे का सेंटर ऑफ मास का वोट पूछा जाएगा तो L/2√3। अगर डंडे का इंड का वोट पूछा जाएगा कैसे निकालते हैं याद रह जाएगा। क्या करेंगे हम लोग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। तो मैथमेटिकली हमारा इतना ही काम होता है, मैथमेटिकल काम इतना ही होता है। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना तो क्या बताओगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता ही क्या है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है रिंग का रेडियस होता है। किस रिंग का रेडियस होता है तो उतना ही मास से अगर हम लोग क्या बनाए रिंग बना दे तो उस रिंग का क्या होता है ये रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या बोलते हैं। लाइक रिंग का रेडियस को ही रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं।
अगर रसगुल्ले मास m का बना हुआ है, उसी मास से लेकर क्या बना है, रिंग बना है, और उस रिंग का जो रेडियस होगा उसी रेडियस को क्या नाम से पुकारेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन के नाम से पुकारेंगे। किसके नाम से पुकारेंगे, समझ आए। अगर तुम्हें समझना है तब ये बात हुई, अदरवाइज मैथमेटिकली m के स्क्वायर से इक्वेट करके रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लोगे। क्लियर बात। और ये एक्सप्रेशन वाइज थे, m के स्क्वायर को लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इक्वेट करके k स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाल लोगे। RDHS के लिए k स्क्वायर की वैल्यू, k स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू बता दोगे। RDHS के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो k स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2, 2/3, 2/5। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। RDHS के लिए रेडियस जायरेशन आइडेंटिफाई कर लिया, रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए आइडेंटिफाई कर लिया। फर्दर मूव कर जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, रोलिंग मोशन एग्जांपल कोई बताएगा, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, गुड। टायर का मोशन, बच्चा जो है तो क्या कर रोड पे, तो टायर को, तो टायर के बैक से तो मारता हुआ जा रहा है, टायर घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। बाकी यहाँ पे दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों का सुपरपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो रोलिंग बन जाएगा। ट्रांसलेशन एंड तो रोटेशन दोनों को सुप्रीम पोज कर दोगे, दैट विल गिव यू कंप्लीट ट्रांसलेशन, कंप्लीट रोटेशन दोनों को सुप्रीम पोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो रोलिंग बन जाएगा। ये बोलोगे प्योर रोटेशन हो रहा होगा तो क्या बताओगे, क्या हो रहा होगा इसके साथ, प्योर रोटेशन में एक्सिस का बोट ऐसे घूम रहा होगा, क्या कर रहा होगा ये, W से घूम रहा है या। और प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल, तो सेम वेलोसिटी क्या कर रही जा रही है आगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल के वेलोसिटी कितना नाम ले लें आप, VCM। ईच एंड एवरी पार्टिकल का कितना ले लें आप, VCM। ईच एंड एवरी पार्टिकल कितना ले लिया आपने, VCM। हर एक पार्टिकल कितने से जा रहा है, VCM से जा रहा है। और कितने से घूम रहा है ये, W से घूम रहा है। घूमने के कारण जो है तो इस पॉइंट का स्पीड कितनी हो जाएगी, टेंजेंशियल स्पीड ओमेगा आर। इसकी भी कितना, ओमेगा आर। हर एक पार्टिकल का कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस आर पे तो ओमेगा आर हो जाएगा। ये दोनों कंबाइंड मोशन के जो आउटपुट आएगा उसको क्या बोलेंगे आप, तो रोलिंग मोशन। इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट को क्या बोलेंगे आप, रोलिंग मोशन। इन दोनों के कंबाइंड आउटपुट को क्या बोलेंगे आप, रोलिंग मोशन। इन दोनों के कंबाइंड आउटपुट को क्या बोलेंगे आप, रोलिंग मोशन। ये प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, ईच एंड एवरी पार्टिकल सेंटर VCM से जा रहा है और कितने से जा रहा है, तो ओमेगा से घूम रहा है। इन दोनों क्या कर दें आप, सुप्रीम पोज कर दें साइमल्टेनियसली। इन दोनों डायग्राम का सुप्रीम पोजिशन को ही क्या बोलेंगे आप, तो डेट भी तो रोलिंग। इसी ऊपर देखेंगे, सुप्रीम पोज कर दिया, इन दोनों को सुप्रीम पोज कर दिया तो क्या होगा, ये एक ही डायग्राम में देखें, सुप्रीम पोज कर दिया तो टॉप मोस्ट पार्टिकल का कितना कितना स्पीड हो गया, तो 2 स्पीड हो गया। दोनों को सुप्रीम पोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जा रहा होगा आगे VCM से जा भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की कितनी होगी हमारी, रिजल्टेंट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो डेट विल VCM प्लस WR। दोनों के बीच का एंगल कितना, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो एड ऑन हो गया। जबकि ग्राउंड पे आओगे तो ये क्या था, तो VCM आगे था और ओमेगा आर किधर है हमारा, पीछे। नेट वेलोसिटी बच्चा बताया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो VCM माइनस WR। और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रूट अंडर VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। इस तरह से हर एक पार्टिकल, हर एक किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो VCM होगा, दूसरा ओमेगा आर होगा, उनके बीच का एंगल होगा, तो उनका क्या करेंगे, तो 2 वेक्टर्स का एडिशन करके आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। रोलिंग में किसी पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग बता सकते हैं, दोनों वेलोसिटीज को रिजल्टेंट निकाल लेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का रूट से। तो देखेंगे यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल का तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, रिजल्टेंट मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को क्या बोलते हैं आप, रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों जहाँ पे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं आप, रोलिंग मोशन। सुप्रीम पोज कर दोगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, घूमता हुआ जा रहा है
और ट्रांसलेट करता हुआ भी जा रहा है, दोनों को एक साथ देखोगे तो क्या बताएंगे आप, दैट इज द रोलिंग मोशन, हाँ या नहीं। तो प्योर रोलिंग के लिए ध्यान सुनोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जिस केस में जीरो हो जाए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। सर उस पॉइंट पे क्या हुआ जहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी और अब आते हैं ना उसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बाकी अब देख लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जीरो कर दो, कितना था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो BCM की वैल्यू कितनी आ गई, तो प्योर रोलिंग में क्या कंडीशन आ गया हमारे, ये कंडीशन है। डिफिनीशन क्या है हमारा, डिफिनीशन जिस पॉइंट पे रोलिंग हो रहा है, जिस सरफेस पे रोलिंग हो रहा है, तो और ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है सरफेस के कांटेक्ट में, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी मोमेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ईच एंड एवरी मोमेंट पे रेस्ट में रहता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहता है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात, प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम से क्या पुकारते हैं, IAOR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IAOR मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन एट रेस्ट। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन एट रेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेस्ट में रहता तो क्या क्या बताओगे, अब रेस्ट में रहता तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन क्या बताएंगे, बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो। समझ आई बात, नहीं आई, वर्क डन करेगा कौन, प्योर रोलिंग में देख लेगा, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या है, रेस्ट में है। इसकी चर्चा कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा किस में है, देखो और सुनोगे तुम, जो रोलिंग मोशन तो बताया ना कि जो भी व्हीकल कोई भी मोशन रोड पे जो मोशन कर रही है, उसके टायर को देख लोगे जाके तो उसी मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये रफ सरफेस पे टायर चल रहा है या स्मूथ पे चल रहा है, रफ पे चल रहा है, बट इसकी हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। मतलब क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, फ्रिक्शन इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या बताएंगे, जीरो बताएंगे। रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता है, रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है, रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है, रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है रोलिंग में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन इज जीरो, दैट्स वाई एनर्जी कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रोलिंग। एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग में एप्लीकेबल होता है, एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। समझ आई बात, क्यों एप्लीकेबल होता है, बताया गया था पहले कि फ्रिक्शन जहाँ पे रहेगी वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि वर्क डन करता ही नहीं, यहाँ पे होता तो है लेकिन नहीं करता। आगे चल के प्रूव करेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट का काम करेगा। आगे क्या करेंगे हम लोग प्रूव इसमें, फ्रिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट का काम करेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, क्लियर। तो फ्रिक्शन यहाँ से लग रहा, और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे यहाँ वेट लग रहा होगा और नॉर्मल लग रहा होगा। सारे लोग कहाँ से पास कर रहे होंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहे होंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का और फ्रिक्शन का टॉर्क बताओगे, जीरो, नॉर्मल का टॉर्क, mg का टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। तो क्या उसका बेसिस पे बताएंगे, गुड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व, किस पॉइंट का अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लागू होगा।
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट्स इंश्योर करेंगे कि आपको अब एनर्जी कंजर्वेशन मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करने जा रहा हूँ, बट उसके पहले तो ईच एंड एवरी पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा। ईच एंड एवरी पार्टिकल क्या निकालेंगे हम लोग? रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सा केस अब आ गया हमारे पास? रोलिंग ऊपर देगा। अब जब मर्जी हो क्या लिख दूंगा? VCM इजिकल टू WR। VCM इजिकल टू क्या लिख दूंगा? WR। VCM इजिकल टू क्या लिख दूंगा? समझ आई बात? VCM इजिकल टू क्या लिख दूंगा? रोलिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर की वेलोसिटी कितनी आई थी? VCM प्लस WR। VCM लिख दो दो बार। VCM और WR क्या हमारा तो इक्वल है, तो WR की जगह पे लिख दिया तो कितना हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी? 2 VCM। जबकि यहाँ पे देख लो इसकी इतनी VCM और इधर भी कितनी है? VCM है, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा? तो √2 VCM हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? √2 VCM होती है। समझ आ गया? तीनों के बारे में, इसका 0, इसका √2 VCM, इसका 2 VCM। अगर बोल देगा कि जो टायर है कितने 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट कितने से चल रहा होगा? तो 100 डबल कर लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट कितने से चल रहा होगा? डबल कर लेंगे। समझ आ गया लोगों को? हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट है कितना चल रहा होगा? डायरेक्टली 50 √2। ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो रोलिंग मोशन बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एक ऐसा सवाल बनाया रहते हैं, ध्यान से देख लोगे यहाँ पे किताबों में कुछ जो पता, जिनको ज्योमेट्री बनाने का तो इच्छा होती है वो ऐसे बनाते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला। जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इधर जो क्वेश्चन में भी वैसे 0 ही दिया होता है, कुछ देंगे दिया वेलोसिटी। अरे रोलिंग हो रहा तो ये होता ही 0, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होता ही कितना? 0। इसलिए बोलते हैं कि रोलिंग में सबसे इजी मोशन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं करता। फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। समझ आई बात? नहीं आई? फ्रिक्शन में एनर्जी का तो लॉस नहीं होता है, इसलिए जो सारे सिस्टम को रोल करवाते हैं हम लोग। से ऊपर देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट के लिए तो 2 VCM हो गए। एक सवाल क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, किताबों में सवाल रहता है ऐसा कुछ, किताबों में सवाल बनाया हुआ रहता है कि क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कितने से खींच रहे हैं, ऐसे खींचा जा रहा है। ये जो खींचा जा रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये कितने से चलेगा ऊपर वाला? 20 से चलेगा। कितने से चलेगा? समझ आई बात? अगर बोलेगा सेंटर मास कितने से चल रहा है? 10 से, तो ऊपर वाला कितने से चलेगा? और अगर सेंटर मास 10 से चल रहा मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर L होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? समझ आ गया वो लोगों को? आदमी ऐसे पकड़ के खड़ा रहता है, एक आदमी बोलता है कि एक आदमी सेंटर वाले को पकड़ के खड़ा है और एक आदमी इसको पकड़ के खड़ा है, तो किनका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो इसका अगर L होगा तो उसका कितना होगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी VCM है, तो उसकी कितनी हमारी? तो 2 VCM है। समझ आ गया वो लोगों को? तो आइडेंटिफाई करो जहाँ फोटोज बनाए रहेंगे ऐसा। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। वेलोसिटी के बारे में सबको याद है, डिस्प्लेसमेंट भी कॉरस्पॉन्ड करेगा। अगर ये L जाएगा तो वो कितना जाएगा? वो 2 L जाएगा। बाकी किसी ये इन तीनों पॉइंट में देख लोगे यहाँ पे वेलोसिटी में क्या रिलेशन आ गया। बस 2 मिनट और दूंगा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी देखे ऊपर, यहाँ पे कितनी हो गई? 0। यहाँ पे कितनी होगी? √2 VCM। √2 VCM की VCM इक्वल WR। ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को? और इसकी कितना? 2 VCM। VCM को ओमेगा लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, किसी को दिक्कत है? ओमेगा × 2R लिख दूँ, कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ इस पार्टिकल का लिखने के लिए क्या किया हमने? ओमेगा को √2R से गुना कर दिया। इसका लिखने के लिए क्या किया? ओमेगा को, और इसका लिखने के लिए क्या किया? ओमेगा को 2R से गुना कर दिया। ये 2R या √2R है क्या? ऊपर देखते रहेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये है क्या? ये 2R है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जिस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसका क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब बताओ तुम लोग कि अगर हमें इस पार्टिकल का तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे कोई पार्टिकल उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ये अगर लेंथ पता हो गया उसको ओमेगा से क्या कर देंगे? मैग्नीफाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगी। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिखा हुआ, ट्रांसलेशन रोटेशन जोड़ करके लिखा हुआ। तो यहाँ के किसी पार्टिकल को लिखना होगा तो या कि इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और जो आएगा उसको ओमेगा से गुना कर देंगे। यहाँ पे किसी पार्टिकल को लिखना है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। समझ आई बात नहीं? इसमें इसके अंदर कोई अगर ये जो है व्हील है, डिस्क है,
तो यहाँ पे किसी पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल को ओमेगा से क्या कर देंगे आप, गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सुन लिया सब लोगों ने, किसी पॉइंट रोलिंग में किसी और पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, या तो तुम क्या करो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का क्या करो, वेक्टर एडिशन करो। ये दूसरा नियम क्या होता है यहाँ पे, या तो दूसरा नियम ये होता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जिस पॉइंट का भी निकालना उसका क्या ले लें आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया इसका निकालना, तो क्या करो ऊपर देखता रहेगा, ये बोलेंगे कि ये क्या सेंटर है, रेडियस, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, अगर सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, ये सेंटर पे फुल एंगल कितना बना रही है, सेंटर थीटा बना रहा है, ये पूरा फुल एंगल थीटा है, तो हाफ एंगल कितना कह देंगे, थीटा बाई 2। हाफ एंगल कितना कह देंगे आप, फुल एंगल थीटा है, तो हाफ ऑफ एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ये आर का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, ये थीटा बाई 2 है, एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट, तो आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, कितना कर लेंगे, डबल कर लेंगे, इसको किससे गुना कर लेंगे, ओमेगा से गुना कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गया, इस पॉइंट का क्या निकल गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गया, ओमेगा इंटू 2r साइन थीटा बाई 2। ओमेगा इंटू 2r साइन थीटा बाई 2। क्लियर हो गया लोगों को, थीटा दिया रहेगा तो तुम मेंशन कर लोगे। किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होगा तो आप यही फार्मूला से मेंशन कर सकते हो। ओमेगा आर को जब भी चाहें किससे रिप्लेस कर देंगे, VCM से, जिसके टर्म्स में ऑप्शन दिया रहेगा उसके टर्म्स में काम कर लेंगे। ये वेक्टर में भी कर रखा था, कोई एक्स्ट्रा नहीं काम कर रहे हैं, ट्वाइस VCM साइन थीटा बाई 2 रिजल्टेंट वेलोसिटी रोलिंग ऑब्जेक्ट में। प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए, देख लेगा, कभी तुम्हें मिलेगा कि ये 4 पॉइंट दिए हुए थे, 1 2 3 4, और किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, रोलिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, ABCD नाम दिया हुआ था, ABCD, वेलोसिटी किसकी ग्रेटेस्ट होगी। समझ आई बात नहीं आई, तो क्या करेंगे आप, ओमेगा से घूम रहा है, बोलेंगे ओमेगा को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और उसको ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे जो देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है, D बोला, तो D की क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। अरेंज कर लोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, वेलोसिटी D का हो गया, फिर किसका हो गया, C का हो गया, फिर किसका हो गया, B का हो गया, फिर किसका हो गया। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये अप्रोप्रिएट बन जाएगा। रोलिंग में ईच एंड एवरी पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखा दिया गया। रोलिंग मोशन के बारे में तो ऐसा कर सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में रहने वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो ऐसे भी बोलते हो कि जो रोलिंग मोशन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अबाउट कैसा मोशन होता है, तो प्योर रोटेशन मोशन होता है। रोलिंग मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। रोलिंग मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन होता है, क्योंकि प्योर रोटेशन में ऐसा करते थे ना कि किसी की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना तो क्या करते थे, ओमेगा इंटू आर कर देते थे। तो यहाँ भी ऐसा करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रोलिंग क्या है हमारा, प्योर रोटेशन है, बट किसका अबाउट प्योर रोटेशन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अबाउट है। 5 बातें फिलहाल अभी तक रोलिंग में कनेक्ट करना होगा, तो क्या कर लेते तुम, तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के जो सुप्रीम पोजीशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, तो रेस्ट में रहता है, तो बर्कन जीरो होता है, फ्रिक्शन का बर्कन क्या होता है, वहाँ पे जीरो होता है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है। उसके अलावा तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसलिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंड वो हमेशा रेस्ट में रहता है, इसलिए क्या बोलते हुए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं।
तो ऐसे 5 बटे किसी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ट्वाइस BCM sin थीटा बाई 2 या ट्वाइस ओमेगा r sin थीटा बाई 2 से निकाल लेंगे। दोनों का तो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो इसमें जो टॉपिक आता हमारा तो डेट विल बी काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर अगर सोल्व करोगे तो रोलिंग से जो क्वेश्चंस आए हैं तो अराउंड 80% जो क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से आए हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। किसका किसका काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया आपने? ट्रांसलेशन का पढ़ लिया? कितना पढ़ लिया? mv²/2। ट्रांसलेशन का कितना पढ़ लिया? mv²/2। ट्रांसलेशन में तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया mv²/2 और रोटेशन में क्या पढ़ लिया? iw²/2। रोटेशन में iw²/2। अब दोनों को जोड़ दें, रोलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन वाली दोनों को जोड़ देंगे। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड तो एनर्जी क्या बोलेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। मतलब मैं पूछूं कि ट्रांसलेशन में जो एनर्जी है कितना फ्रैक्शन है तो कैसे निकाल लोगे फ्रैक्शन? KT/KE। ये फ्रैक्शन किसका कहलाएगा? ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन कहलाएगा। और ये किसका फ्रैक्शन कहलाएगा? रोटेशन का फ्रैक्शन कहलाएगा। और 100 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मैं बोलना चाहता हूँ टोटल एनर्जी किसके फॉर्मेट में होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसलेशन के फॉर्म में होता है प्लस रोटेशन के फॉर्म में होता है। तो ट्रांसलेशन बाई काइनेटिक कर दोगे तो कौन सा फ्रैक्शन निकल गया? फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। और ये क्या? फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। ये फ्रैक्शन में निकलेगा, 100 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर बात हो गई? तो लिखते हैं एक्सप्रेशन वाइज। यहाँ पे किससे रिप्लेस किया जा सकता है? नीचे KE को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? इससे रिप्लेस कर दोगे, गुड, KT प्लस KR से रिप्लेस कर देंगे। तीसरी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, आइदर के KE के टर्म्स में लिखे या KT प्लस, एक ही बात है। ठीक है। ये तो जल्दी से लिख लेंगे RDHS के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहा हूँ। रोलिंग में ट्रांसलेशन होता था तो mv²/2 से काम चल जा रहा था, रोटेशन होता था iw²/2 से काम कर रहे थे। बट रोलिंग हो रहा था दोनों को जोड़ के काम करेंगे। रोलिंग हो रहा था दोनों को जोड़ के काम करेंगे। रोलिंग में दोनों को काम करें, जोड़ के काम करेंगे। रेडी हैं सब लोग? काइनेटिक एनर्जी टॉपिक है, ये बता दिया। 80% क्वेश्चंस तुम्हारे टॉपिक के इसी से आए हैं। 80% क्वेश्चन जो हैं तो तुम्हारे एग्जाम में जो आए प्रीवियस ईयर में तो बस इसी टॉपिक से आए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। सी ऊपर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी तो जनरल एक्सप्रेशन निकालता रहो। रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी mv²/2। ये कौन सा भी? तो डायरेक्टली VCM है। और रोटेशन वाली iw²/2 देख लेगा एक बार आराम से, तो देख लेगा, उसके बाद नोट कर लेगा। बार बार नहीं करेंगे हम लोग, एक ही बार करेंगे। ऐसे आगे जगहों पे क्या फार्मूला वाइज यूज करना शुरू कर देंगे। I=mk² पढ़ दिया तुमने। I= क्या पढ़ दिया तुमने? mk²/2। ओमेगा को तो V/R लिख सकते हैं, VCM²/R²। VCM²/R²। क्या कर लेंगे? mVCM²/2 कॉमन आउट है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन वाला पार्ट। और इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन वाला पार्ट। और इसको कॉमन लेकर क्या लिया? 1 + k² है। ऑलरेडी k² R² की वैल्यू तुम जानते हो। RDHS के लिए, RDHS के लिए ये जनरल के लिए है, R के लिए, D के लिए, H के लिए, S के लिए। ये जो है यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? देख लिया इधर, k² R² की वैल्यू जब 1 रख दूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो mVCM²/2 और 2 से गुना कर लो, क्या मार जाएगा? mVCM²। तो डायरेक्टली mVCM² हो गया। रोलिंग रिंग का काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, क्या कहेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या तो आप यहाँ से आ सकते हैं या ऊपर से आ सकते हैं। बार बार ऊपर से करके यहाँ तक आएंगे या डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। रोलिंग रिंग का कितना होता है? ट्रांसलेट करने वाली रिंग का कितना होता है? ट्रांसलेट करने वाली रिंग का mv²/2 होता है। बट रोलिंग रिंग का कितना होता है? समझ आई बात? तो जल्दी से अपना अपना काम कर लेगा, नोट कर लेगा और प्लस इन सभी डिस्क, होलोस्फीयर, सोलिड स्फीयर के लिए और फिलअप कर लेगा।
काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में लिखा जा रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को जोड़ के लिख दिया गया। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का लिखा जा रहा है। कैसे निकालते हैं रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी? तो ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी जोड़ देते हैं। ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हैं। ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हैं। गुड। 3/4, 5/6, 7/10। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन mvcm²/2 mk²/2 vcm²/r², vcm²/2 ये कॉमन आउट करिए 1 + k²r²। ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन याद रखेंगे आप, mvcm²/2 1 + k²r², mvcm²/2 1 + k²r²। टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रोलिंग में। रिंग के लिए तो कितना आ गया? mvcm² आ गया। हाँ साहब, डिस्क के लिए क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ 1/2 रखेंगे, यहाँ 1/2 रखेंगे, 1/2 + 1 3/2, 3/2 एंड नीचे 1/2 तो 3/4, 3/4 इंटू mvcm², 3/4 इंटू mvcm²। डिस्क के लिए देख लेगा। डिस्क के लिए ऊपर mvcm²/2 1 + k²r²। डिस्क के लिए कितना होता है? यहाँ 1/2 होता है। 1/2 जोड़ लेंगे, 1/2 ऐसा हो गया। ये mvcm² तो डायमेंशनली आता ही आता है, तुम्हें पता होगा, डायमेंशनली आता ही आता है। तुम जो है डायमेंशनल एनालिसिस जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो 2 एक्सप्रेशन लिखा रहता है और बोला था दोनों ही काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या अंतर बताते हैं? एक मैथमेटिकली करेक्ट होती है और एक डायमेंशनली, मतलब डायमेंशनली दोनों करेक्ट होती है लेकिन एक मैथमेटिकली रॉन्ग होती है। mvcm²/2 3/4 mvcm², ऐसा लिख दिया गया। अब पूछा गया कि दोनों क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो बोलेंगे डायमेंशन वाइज इतना ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वाइज हम लोग कहाँ तक डिराइव कर सकते हैं? इतना ही तक कर सकते हैं। आगे जो क्या आएगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये कहाँ से निकालते हैं? यहाँ पे 1/2 आएगा, 1 आएगा, 3/4 आएगा, वो कहाँ से पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से। समझ आई बात नहीं? डायमेंशनल एनालिसिस से वो फार्मूला उतना ही तक डिराइव किया जाता है जो वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। तो वेरिएबल m एंड vcm इस पे इन पावर्स में वेरी करेगा काइनेटिक एनर्जी। ये डिराइव कर सकते हैं कहाँ से? डायमेंशनल एनालिसिस से। यहाँ पे 1/2 आएगा, 3/4 आएगा, क्या आएगा वो कहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंट से डिराइव करते हैं। समझ आई बात नहीं है? इसी को बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं होता। कॉन्स्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं होता। समझ आ गया होगा लोगों को? क्वेश्चन ऐसे भी लिख रहे हैं कि इनमें 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा ABCD कौन सा डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किया जा सकता है? तो ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस से ये डिराइव किया जा सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स का एक मेथड है। पूरा फिजिक्स पढ़ने का एक क्या हमारा मेथड है। किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हो, बट कहाँ तक डिराइव किया जा सकता है? फिजिकल वेरिएबल्स पे डिपेंडेंसी डिराइव किया जा सकता है। जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ से निकालना पड़ता है? हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है। बोले कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो यही बोला कि जो रोलिंग वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बोलेंगे वहाँ ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों होता है और वहाँ से जोड़ करके ऐसे ये 3/4 आएगा। अगर डिस्क होगा तो 3/4 आएगा, वहाँ से पता चलेगा। समझ आई बात? तो डिस्क के लिए लिख दिया 3/4 और डिस्क के साथ साथ किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए भी है। किसके लिए है ये? टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया हमारा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे तुम कर लोगे किसके लिए? तो होलो स्फीयर के लिए कर लेगा। डिस्क के लिए कर लिया, होलो स्फीयर के लिए करेगा 2/3 डाल दें। यहाँ पे 2/3 डाल दें, जोड़ लेंगे 5/6 आ गया। 5/6 mvcm²। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होलो स्फीयर का, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। और होलो स्फीयर है क्या हमारा? होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिख लेंगे आप? सॉलिड स्फीयर mvcm²/2 1 + k²r², 7/5 w 7/10 mvcm²।
सॉलिड स्फेयर का रोलिंग काइनेटिक एनर्जी 7/10 MVCM²। समझ आई बात? तो आगे देखेंगे अब। बाकी ये तो लेक एक्सप्रेशन याद रह गया रोलिंग के काइनेटिक एनर्जी का, MVCM²/2 1 + k² है। सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? MV²/2। और सिर्फ रोटेशन वाली, सिर्फ रोटेशन बाई IW²/2 से आगे बढ़ के ये वाला याद रखें। सिर्फ रोटेशन वाली ये वाला कितना लिखा हुआ? सिर्फ इस वाले को तो अरेंज करके डाल देता हूँ। कितना लिखा हुआ? MVCM²/2। MVCM²/2 के साथ क्या लिखा हुआ? k² r²। ये लिखा था ना। ये क्या कहलाएगा पूरा का पूरा? ये रोटेशन वाले पार्ट, और ये कौन सा वाला पार्ट? ठीक है, ये रोटेशन वाला पार्ट और ट्रांसलेशन वाला पार्ट। ये रेशियो बता दे, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का रेशियो बता दे आप। जनरल केस के लिए रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का रेशियो बता दे, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का रेशियो बता दे। 2/5 नहीं, जनरल केस के लिए k² r² हो गया। k² r² के वैल्यू जानते हैं हम, जिसके लिए चाहिए उसके लिए तो फिर मेंशन कर देंगे। रोटेशन बाय ट्रांसलेशन कितना फार्मूला? तो के रोटेशन कितना? MVCM²/2 k² r²। अभी भी लिखा था ये MVCM²/2 k² r²। MVCM²/2 किसी को कन्फ्यूजन बता देगा? कैसे करके प्रूव आउट कर लोगे? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का तो कितना रेशियो आएगा? k² r²। रिंग के लिए कितना हो जाएगा ये? 1। डिस्क के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, जो सॉलिड स्फीयर वाला 2/5 जो रेशियो बोल रहा है वो 2019 वाला पेपर में पूछा हुआ। बताया कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में 80% क्वेश्चंस किससे आए? तो काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक से आया। इवन ऑल अदर एग्जाम्स में भी तो क्वेश्चंस 50% तो डेफिनेटली लाइक इसी से आया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। बट आपके एग्जाम्स में तो काइनेटिक एनर्जी तक ही लिमिट किया, एनर्जी कंजर्वेशन कुछ जगहों पे लगाया। अदरवाइज जो है तो काइनेटिक एनर्जी वाला तो मोस्टली 50% जगहों पे तो काइनेटिक एनर्जी का ही काम रहता है यहाँ पे। k² r² सबके लिए बता देंगे आप, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है यार, तो इसकी वैल्यू आप बता दें इन टर्म्स ऑफ k² r²। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, रोलिंग रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन MVCM²/2 और नीचे टोटल, टोटल कितना लिखा था अभी भी? MVCM²/2 MVCM²/2 1 + k² r²। कट के रेशियो ले लें। MVCM² कट आउट हो गया। MVCM²/2 r² ऊपर और नीचे कितना हो गया? ये नीट 2003 में पूछा हुआ, जाके प्रीवियस ईयर देख लोगे। ट्रांसलेशन वाला और ट्रांसलेशन वाला काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना फ्रैक्शन होता है? तो 4 ऑप्शन में तो r² बटे k² + r², r² बटे k² + r², r² बटे k² + r²। क्लियर? याद भी रह जाएगा। तो ध्यान से बताओगे, तुम बताओगे यहाँ पे रोटेशन बाई टोटल का फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करते हैं? रोटेशन बाई टोटल का, यहाँ पे रोटेशन वाले लिखते हैं, यहाँ रोटेशन वाले लिखते हैं और टोटल लिखते हैं। यहाँ पे साथ में क्या आता है? k² भी आता है ऊपर में, कैंसिल होगा तो यही आता है k² अपॉन k² + r²। समझ नहीं आया कुछ? ये दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो मतलब हमें पता है कि ये वाला फ्रैक्शन, ट्रांसलेशन वाला फ्रैक्शन प्लस रोटेशन वाला फ्रैक्शन मिल करके किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अरे ये दोनों एनर्जी हैं, टोटल एनर्जी में ये दोनों हैं, तो इन दोनों का फ्रैक्शन मिलकर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन जोड़ करके सभी का फ्रैक्शन मिलकर 1 के बराबर होगा। हाँ या नहीं? कौन पता हो गया हमें आज? अरे ट्रांसलेशन वाला पता हो गया ना,
तो 1 में से माइनस कर देंगे तो कौन सा वाला निकल जाएगा, रोटेशन वाला निकल जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो, या तो रोटेशन की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, या दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, रोटेशन बाई काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे रख के निकाल सकते हैं आप। दोनों नियम सिखा दिया गया, या तो रेशियो लिख के काम करें, दोनों काटें, या दोनों तो क्या करें, ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन पता 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, रोटेशन का फ्रैक्शन मिल जाएगा, उतना ही आ जाएगा। 1 में से तो माइनस करोगे तो कितना आ जा रहा है, तो 1 माइनस के कितना था, ये आर स्क्वायर ऐसा था क्या, आर स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर ये था हमारा, यही था ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन, यही था। तो क्या कर लेंगे आप, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी को अभी भी कंफ्यूजन, फ्रैक्शन निकाल लेंगे आप, बाकी देख लेगा इधर, बाकी ये वही काम कर लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन तो सारे शेप्स के लिए निकाल दे रहा हूँ। ऊपर देगा रिंग के लिए, ऊपर देखेंगे रिंग के लिए फ्रैक्शन किसका, ट्रांसलेशन बाई रोलिंग और रोटेशन बाई रोलिंग। या तो फार्मूला वाइज जाओ या डायरेक्ट आ जाओ। ट्रांसलेशन कितना रोलिंग रिंग में, एमबीसीएम स्क्वायर बाई 2, और टोटल कितना, टोटल कितना फ्रैक्शन आ गया। अब 1 में से माइनस कर लो तो रोटेशन वाला बता दो, 1/2, 1 में से माइनस करके बता दोगे, ठीक है। परसेंटेज में 1/2 को क्या बोलते हैं, 50-50। फार्मूला तुमने देखा होगा, ऐड वगैरह देखो होगा, ब्रिटानिया 50-50 बोलते हैं, ऐसा नहीं सुना कभी, खाया नहीं खाया ब्रिटानिया, अरे काफ़ी फेमस हुआ था ब्रिटानिया 50-50, ऐसा सुना है कभी नहीं सुना। तो आप आज आगे क्या फर्दर बोलेंगे, रिंग 50-50 क्या बोलेंगे आप। ये पूछा जाता है कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग रिंग में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज है, 50%। रोलिंग रिंग में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट है, 50% है। उल्टा बोलो, रोलिंग ऑब्जेक्ट में अगर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी 50% है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है। समझ आई बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50% है, टोटल का कितना परसेंट है रोटेशन वाली है 50%, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहचानोगे, रिंग पहचानोगे या होलो सिलेंडर। रिंग और होलो सिलेंडर दोनों पॉसिबिलिटी है। समझ आई बात, दोनों पूछे जाते हैं। अगर शेप का नाम बता देगा तो परसेंटेज पूछे जाएंगे, या फ्रैक्शन पूछे जाएंगे, या उल्टा परसेंटेज दिया हुआ तो क्या पूछे जाएंगे, शेप के बारे में पूछे जाएंगे। तो परसेंटेज दिया हुआ तो शेप बता दोगे, शेप दिया हुआ तो क्या बता दोगे। दोनों केस याद होना चाहिए। रिंग के लिए निकाल लिया तो ऐसे आप किसके लिए पूरा कर लें, डिस्क के लिए पूरा कर लें, जल्दी जल्दी कर लेगा लोग। डिस्क के लिए तो ट्रांसलेशन एंड तो रोलिंग का, ट्रांसलेशन एंड रोलिंग का पता करके बताएं कि कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 2/3। और रोटेशन वाली 1/3, 100 से गुना भी करके बता देंगे, परसेंटेज में भी बात कर लेंगे आप। 100 से गुना करो, फास्ट करोगे तो 66% और 33.3%। उल्टा भी दिया था कि 66 पॉइंट ट्रांसलेशन वाली एनर्जी है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। तो डायरेक्ट हॉलो स्फीयर निकाल लेगा लोग। ये जितने लाइन बोल रहा हूँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बता दे, सीधे पूछे हुए सवाल हैं, एक भी सेंटेंस लेके फिजूल में नहीं है। तुम प्रीवियस ईयर तो 30 साल का सोल्व करोगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, उन्हीं का तो कम्बिनेशन तुम्हें तो लिखवा दिया जा रहा है। अगर 3/5 एंड ओके, ट्रांसलेशन बाई तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितना आ रहा है, 3/5 और रोटेशन डाटा भी 2/5, परसेंटेज में 60 एंड 40। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का रेशियो पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का रेशियो
वहां से कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का, ट्रांसलेशन का ये है, ट्रांसलेशन का ये है, रोटेशन का ये है, दोनों का रेशियो ले लो। परसेंटेज याद है तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले जो करवाया था वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए कंप्लीट कर लेगा, सॉलिड स्फीयर के लिए ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक, that will translation and kinetic mb स्क्वायर बाई 2 एंड तो 7/10 तो कितना आएगा 5/7 और 1 में से काट दो, कर लो 1 में से रोटेशन बाई काइनेटिक। परसेंटेज में चेंज कर लोगे 72% अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 28 आएगा। अप्रॉक्सीमेट में लिखा हुआ 72% और 28% समथिंग 28 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अप्रॉक्सीमेशन में इतना चल जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन में 72 एंड 28 परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो सब कुछ निकाल लिया तुमने, हाँ या नहीं? बाकी टोटल वैल्यूज भी निकाल लिया, देख लिया टोटल वैल्यूज के लिए। टोटल वैल्यूज के लिए तो क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पढ़ते हैं ना, बोले 1 3 4 5 6 7 10 हमारे लिए काम का नंबर। एक किसके लिए होता है? रिंग। 3/4 किसके लिए होता है? 5/6 किसके लिए होता है? और 7/10 किसके लिए होता है? साथ में क्या जोड़ देंगे? MVCM स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, RDHS का। क्या बोला डायलॉग? 1 3 4 5 6 7 10 1 3 4 5 6 7 10 बोलो बोलो साहब, इधर बोलोगे 1 3 4 5 6 7 10 उधर समझ आई बात? एक बार कागज पे लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे, याद रह जाएगा पूरी लाइफ। 1 3 4 5 6 7 10 ये किसके लिए? तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। किस शिप्स के लिए? तुम्हें पता हो गया, हाँ या नहीं? ये हमें जरूरत होगी काइनेटिक एनर्जी। रेडी हैं सब लोग? अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है या नहीं है? है तो सारे एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन में याद है। ये वाला एग्जाम्पल तो याद होगा, ये वाला एग्जाम्पल याद होगा। क्या ये स्प्रिंग है? क्या बताया था यहाँ पे? ट्रांसलेशन में क्या पढ़ाया था? तो एक ऑब्जेक्ट को तो v स्पीड से तो फायर कर दिया, ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फायर कर दिया, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालो। क्या निकालें आप? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मास m स्पीड v से तो फायर कर दिया। याद होगा, हर एक बच्चों को याद होगा। कैसे निकाला था? वहाँ पे सरफेस स्मूथ होता था, स्मूथ सरफेस होता था पहले। कि ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है mv स्क्वायर बाई 2 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 और स्प्रिंग पोटेंशियल 0। और बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन किया तो kx स्क्वायर बाई 2 मैक्सिमम कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आया था क्या अल्टीमेटली? mv स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू। नटसेल में क्या बोला था? कि जो काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो गई। काइनेटिक एनर्जी किसमें स्प्रिंग होगा स्टोर हो जाती है? स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर होती है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन था, हाँ या नहीं? अब यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ फोटो चेंज होने जा रहा है, सब कुछ वही वही रहेगा। बोलेगा फिर से, बोलेगा कि क्या कर रहा है? रोलिंग डिस्क है, रोलिंग सिलेंडर है, रोलिंग 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 है। क्या है ये? रोल करवा के फायर कर दिया आपने, VCM से रोल करवा दिया। समझ आई बात? नहीं? क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, हाँ या नहीं? रोल करवाया तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस में चली जाएगी? मैक्सिमम कंप्रेशन में तो चली जाएगी, हाँ या नहीं? तो बस या तो अगर जनरलाइज शेप्स के लिए लिखना चाहते हो तो MVCM स्क्वायर बाई 2 1 + k स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख लोगे? और कोई स्पेशलाइज्ड केस पूछा जाएगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 2012 में सवाल पूछा हुआ है MVCM स्क्वायर बाई 2। क्या बोला? डिस्क के लिए पूछा हुआ, जाके देख लेना। डिस्क के लिए पूछा हुआ, किसके लिए पूछा हुआ? 2012 नीट का पेपर में डिस्क दिया हुआ नाम से, बाकी हमने वो ऊपर लिख दिया, सबके लिए लिख दिया। डिस्क के लिए क्या लिख लोगे? डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम? 3/4 MVCM स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर बाई 2। समझ आई बात? नहीं? क्या निकालना उसमें? बेसिकली यहाँ क्या 1 2 3 4 कोई 3 वैल्यूज उसमें दिए हुए थे, चौथा वैल्यूज निकालना था। इसके आगे गुना भाग करना पड़ेगा तुम्हें।
मास और स्पीड दिया हुआ, के दिया हुआ तो एक्स निकालो या वाइस वर्सा, के दिया हुआ एक्स दिया हुआ एम दिया हुआ तो भी निकालो। कितनी स्पीड से तो रोल करवाएं ताकि क्या करे कंप्रेशन इतना सेंटीमीटर हो जाए, या इतना जो भी दिया हुआ एक्स की वैल्यू दिया हुआ। समझ आई बात नहीं? तो एक्सप्रेशन ये आएगा। उसके अलावा तो क्या करना था वहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू का भी सब्स्टिट्यूशन करना था, तो फाइनल वैल्यू जा जाएगा। समझ आ गया? या तो मास और के यूजुअली दिए रहते हैं, बचा क्या, तो या तो कंप्रेशन दे देंगे मैक्सिमम तो भी निकालना होगा, या भी दिए होंगे तो क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा। हमें जहाँ तक याद है तो क्या दिए हुए थे, तो एक्स दिए हुए थे, तो कुछ वैल्यू स्पीड की वैल्यू यहाँ रख करके निकाल लोगे। जाके एक बार देख लो, बता दिया सीधे सीधे। तो 2012 का प्रीवियस, 2012 में तुम्हें पता होगा 2 एग्जाम होते थे, एक पीटी होता था, दूसरा मेंस होता था। तो मेंस वाला जिसमें 30 क्वेश्चन आते थे वो वाला तो एग्जाम में पूछा हुआ, यही वाला डिस्क के लिए। क्लियर हो गया वो लोगों को? बाकी जो है तो मैं डिस्क के लिए लिख दिया। अगर यही किसके लिए बोलता, सॉलिड सिलेंडर फायर करता तो भी ये लिखते। समझ आई बात? सॉलिड सिलेंडर के लिए भी क्या होता, यही होता। और अगर ये सॉलिड स्फीयर फायर करता, 7/10 लिख देते हैं यहाँ पे। रिंग फायर करता, MV²। हॉलो सिलेंडर फायर करता, हॉलो सिलेंडर MVCM²। हॉलो सिलेंडर MVCM²। हॉलो स्फीयर 5/6 MVCM²। सॉलिड स्फीयर तो बाकी अपने घर पे कर लोगे, ये फंड आपको बता दिएगा। बाकी जिसके लिए RDHS के लिए एक बार कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा ऐसे कुछ बताया, अदरवाइज भूल जाते हैं लोग। ये बता दें, ऐसे एक्सप्रेशन बहुत जगहों पे यूज हो चुका। राइट साइड में KX2 ही रहता है, लेफ्ट साइड में क्या था, 2-3 आप देख लिया कि दो स्प्रिंग वाले केस में भी आ गया था, 2 ब्लॉक और स्प्रिंग था उसमें भी। यहाँ पे तो यही आया था ना, उधर क्या आ गया था, 1/2 M1 M2/M1 + M2 U1 - U2 का होल स्क्वायर आया था ये। तो मैं बोल रहा हूँ कि KX2 = यहाँ पे ऐसा आ रहा है। काफ़ी जगहों पे एक्सप्रेशन यूज हो चुके हैं, याद रखोगे तुम। तो आगे देख लोगे, स्प्रिंग का केस करवा दिया एक। आगे देखेंगे क्या किया जा रहा है, ये भी हर एक बच्चों को समझाएगा। ये डायग्राम हमने एनर्जी कंजर्वेशन में दिखाया था कि ऊपर से आया, ये डायरेक्ट आया या हवा में डायरेक्ट गिरे, हवा में डायरेक्ट गिरे या इंक्लाइन प्लेन पे आए, इंक्लाइन प्लेन पे गिरे, या फिर कहाँ पे गिरे, कर्व्ड ट्रैक पे गिरे। ये ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में गिरा दो, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, mgh। ये ऐसे ले आओ mgh, या इंक्लाइन प्लेन पे लाओ mgh। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, समझ आ गया लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना होगा हमारा mgh। तो यहाँ पे यही सवाल होता है, दोनों केस मिलेगा, एक इंक्लाइन प्लेन वाला और एक कर्व ट्रैक वाला। बोला जा रहा है कर्व ट्रैक पे तो क्या कर दिया, रोल करवा दिया ऑब्जेक्ट, ऊपर देखता रहेगा। एक लाइन का इन्फॉर्मेशन है, वो बोथ वे में समझा देता हूँ, और हर एक किताब में छपा हुआ, एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। वो परसेंटेज वाले भी पूछे गए एग्जाम्स में कि 40% कौन सी रोटेशनल एनर्जी है तो कौन सा शेप है। सवाल पूछा हुआ 40% रोटेशनल एनर्जी है तो कौन सा शेप है, तो क्या आंसर देंगे आप? 40% है तो कौन सा शेप है, तो हॉलो स्फीयर। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सी देख लेंगे ऊपर, एक बोले एच हाइट से क्या कर दिया, डिस्क को रोल करवा दिया। डिस्क 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 किसको रोल करवा दिया, डिस्क को यहाँ से रिलीज कर दिया, और क्या करता आ रहा है, रोल करता हुआ यहाँ पे आ गया। एच हाइट से रिलीज कर दिया गया, एच हाइट से रिलीज कर दिया, डिस्क रोल करते हुए यहाँ आ गया, रोल करते हुए आ गया। तो यहाँ पे VCM की वैल्यू निकालनी है, VCM की वैल्यू निकालनी, रोल करता हुआ आ गया। ऊपर देख लेगा, पहले डिस्क कहाँ पे था, यहाँ पे रिलीज किया गया था, वहाँ पे क्या कर दिया गया था, वहाँ से तो डिस्क को रिलीज किया गया था, यहाँ से डिस्क को रिलीज किया गया, रोल करता हुआ यहाँ पे आ गया। तो जब नीचे आ गया तो क्या निकालने को बोला गया, तो वेलोसिटी निकालनी। ध्यान देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। जब ऊपर था तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी, और नीचे जब आ गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3/4 MVCM² मार देंगे, क्या निकल के आ गया, VCM की वैल्यू 4/3 GH। समझ आ गई बात?
एच हाइट से रिलीज कर दिया तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से आएगा, रोल करता हुआ आ रहा है, जबकि स्लाइड करता हुआ आता तो कितनी स्पीड से आता है, √2gh। अगर स्लाइड करता हुआ आता तो कितने से आता है, जबकि रोल करता हुआ आ रहा तो कितने से आ रहा है। समझ आ गई बात। इंक्लाइन प्लेन पे भी स्लाइड करता हुआ आएगा तो कैसे कितने पे आएगा, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करता हुआ आएगा तो √2gh। एच हाइट का इंक्लाइन प्लेन है तो √2gh। इंक्लाइन प्लेन पे भी एच हाइट का इंक्लाइन प्लेन रोल करता हुआ आ रहा है तो 4/3gh का रूट, 4/3gh का। समझ आया कुछ नहीं आया। दोनों में फर्क क्या है वो सुन लेंगे। रोलिंग होने के लिए रफ सरफेस की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में फर्क एक तो ये है, स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करवा दिया, स्मूथ सरफेस पे स्लिप करते हुए है तो बॉटम पे स्पीड कितना, √2gh। वो स्मूथ सरफेस पे लागू होता। जबकि रोलिंग करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, आगे मैं प्रूव कर दूंगा। समझ आई बात। तो रफ सरफेस पे रोल करता हुआ आ रहा है और रोल करता हुआ आ रहा है तो बॉटम पे स्पीड कितना लिखेंगे, तो 4/3gh का रूट। ठीक। अब एक पूरी लाइन सुनोगे, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रिंग को छोड़ा गया तो वो क्या करता हुआ आएगा, स्लाइड करता हुआ आएगा, स्पीड √2gh होगा। डिस्क को छोड़ा जाएगा, उसकी स्पीड भी √2gh होगी। हॉलो स्फीयर को छोड़ोगे और सॉलिड स्फीयर को छोड़ोगे। समझ आई बात। तो जब स्लाइड करता हुआ आएगा तो शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड सबकी क्या रहेगी, √2gh ही रहेगी। लेकिन स्लाइडिंग कहाँ पे होगी, स्मूथ सरफेस पे होगी। क्लियर बात हो गई। तो ध्यान सुनोगे, यहाँ पे तो गलती क्या होती है बताएंगे आप, गलती क्या करते हैं लोग। हाँ, जैसे रिंग डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जैसे क्वेश्चन में लिखा मिलता है तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं कोई भी। वो सोचते हैं कि रोलिंग का ही क्वेश्चन है, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा सोचा होगा उसने। तो उसने समटाइम्स क्या लिख देते हैं, क्या स्मूथ सरफेस पे सबको छोड़ा गया तो बॉटम पे सबके स्पीड का रेशियो बताओ। तो बॉटम पे सबके स्पीड क्या होगा, स्मूथ सरफेस रहेगा तो क्या होगा, सबके स्पीड का रेशियो 1:1 होगा। जबकि यही रफ सरफेस होगा और रोल करता हुआ आएगा तो सबकी क्या होती है। तो जब रफ सरफेस होता है वहीं पे रोलिंग होती है और वहीं पे जो मेन क्वेश्चन बनता है। बट इतनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कभी कभी वो क्या डालते हैं, स्मूथ वाला केस डाल देते हैं। तो केयरफुल रहोगे तुम। ये तो सुना होगा ना कि पेंडुलम को ले जाते हैं चांद पे, तो टाइम पीरियड जो है तो चांद पे ले जाएंगे। जी जो पेंडुलम पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर जो सिंपल पेंडुलम ले जाते तो चेंज करेगा और स्प्रिंग पेंडुलम ले जाते तो चेंज नहीं करता। समझ ये बात नहीं है। ऐसे नहीं कि पेंडुलम को बोला पेंडुलम ले गए चांद पे तो चेंज ही कर जाएगा। वो नाम पे डिपेंड करेगा, सिंपल में चेंज करता है और स्प्रिंग में चेंज नहीं करता, क्योंकि स्प्रिंग का पेंडुलम का टाइम पीरियड जी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ऐसी बात आपने सुना होगा। तो ऐसी बात भी तो रोलिंग में सुन लेंगे। क्या सुना आपने कि रिंग डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबको छोड़ते हैं तो दो तरह का सरफेस होता है। अगर रफ होगा तो सभी की स्पीड अलग अलग होगी और वो निकाल सकते हैं। जबकि अगर स्मूथ होगा तो सबकी स्पीड क्या होगी, तो सेम होगी, क्योंकि वहाँ रोलिंग नहीं होता, स्लाइडिंग होता है। समझ आई बात। दो चीज़ कंट्रास्ट मिला ना। तो यहाँ पे किसके लिए निकाला था, वो चार रिंग डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम्हें लगा अच्छा ये वाला अच्छा शेप मुझे लगता है स्फीयर। कौन सा स्फीयर, सॉलिड वाला। तो देखेंगे यहाँ सॉलिड स्फीयर के लिए बोलेगा, वहाँ से सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया, वहाँ से किसको रिलीज किया, सॉलिड स्फीयर को। तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, 7/10। क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 10/7 आ जाता है। कितना आ जाता है ये, 10/7gh का रूट। हाँ नहीं, 10/7gh का रूट डिस्क के लिए जैसे हमने लिखा। अब तुम हॉलो सॉलिड स्फीयर के लिए तो कैटेगरी बना के लिख लोगे। डिस्क वाले देख लो, यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ ऊपर देगा, VCM निकाल लिया। अगर ये इक्वेशन से h निकालना होगा तो क्या लिख लोगे, देख ले एक बार इसी एक्सप्रेशन डिस्क वाले में ये ठीक लिखा हुआ है। दोनों की जरूरत पड़ती है, स्पीड की जरूरत पड़ेगी तो ये लिखोगे और हाइट की जरूरत पड़ेगी तो ये लिखोगे।
हाइट की जरूरत कब पड़ेगी बताओ तुम? जब बोलेगा कि बॉटम से VCM देके छोड़ दिया, डिस्क को कितना दे करके, तो रफ सरफेस रोल करवा दिया, VCM देकर रोल करवा दिया, तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा? तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 3/4 VCM स्क्वायर बाई जी। और उल्टा जब वहां से छोड़ देगा तो कितनी स्पीड से आएगा? तो 4/3 GH का रूट। क्लियर बात हुई नहीं हुई? दोनों पूछे जाते हैं। कोई ये वाला एक्सप्रेशन देखा है अभी तक? प्रीवियस ईयर नीट 2013 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ देख लोगे। एन ऑब्जेक्ट इज रोल्ड, एन ऑब्जेक्ट इज रोल्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इट राइजेस टू हाइट दिस, देन ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिंग होगा, डिस्क होगा, होलोस्फेयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो ना, या साल का नाम भी बता दिया। कब नाम बताया? 2013 में पूछा हुआ कि इतनी हाइट चढ़ गया, रोल करवाया तो कितनी हाइट राइज कर गया, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो क्या टिक आउट करेंगे? वहाँ पे जो ऑप्शन दिया था RDHC दिया था, तो क्या बोलेंगे? डिस्क। अगर ऑप्शन दिया था सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर हो जाता। समझ आया कुछ? बाकी 4 क्वेश्चन और तुम क्या बना लोगे। ये इस फॉर्म में भी याद रखना और इस फॉर्म में भी याद रखना, डिपेंड करता है जैसा पूछेगा उसके अनुसार आंसर देंगे। सुन लिया लोगों ने? बोल दिया कि नीट 2013 में एक्सप्रेशन ही जाकर देख लोगे और बाकी देख लेगा। इधर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3/4 MVCM स्क्वायर। तो 3/4 से हमारा याद रह जाता ना। और हाइट भी पूछेगा तो भी कितना हो जाएगा? 3/4 VCM स्क्वायर बाई जी। तो 2 हो गया 3/4 के फॉर्मेट में। और इसी केस में अगर स्पीड पूछा जाएगा तो रूट कर उल्टा कर दोगे। तो स्पीड के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे? बाकी ये वाला फैक्टर तो डायमेंशनली आता है, तो वो तो तुम्हें पता ही होता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट से आता है और ये कहाँ से आता है? अगर ये वाला याद क्लियर हो गया लोगों को लिए, तो आप देख लेगा ये किसके लिए सामने भरा हुआ है? डिस्क के लिए। अगर ये रिंग होता तो ऐसा भर लोगे तुम। तो रिंग का नाम दो और भर लो इसको। वहाँ पे रिंग को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा गया या रिंग को कर्व ट्रैक पे छोड़ा गया, तो रिंगा के लिए तो डाल दोगे। रिंग के लिए नोट कर लोगे तुम। बॉक्स में ये डाल देंगे तो क्या बन, 1 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे यहाँ बॉक्स में तो 1 डाल दिया तो क्या बन गया? बॉक्स में 1 डाल दिया तो रिंग बन गया। समझ आई बात? डिस्क के लिए क्या डालेंगे साहब? उधर बताएगा। डिस्क के लिए यहाँ पे क्या डालेंगे? 3/4 3/4 4/3। होलोस्फेयर के लिए बगल वाले 5/6 5/6 6/5। सॉलिड स्फीयर के लिए 7/10 7/10 10/7। याद रह जाएगा। नीट 2014 में पूछा हुआ क्या सुनोगे? रेडी हैं सब लोग सुनने के लिए? एक बारी जो ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करते हुआ आता। सॉलिड स्फीयर इंक्लाइन प्लेन पे कैसा करता हुआ आता? स्लाइड करता हुआ आता। तो स्पीड की वैल्यू बताओ। √2gh। और दूसरी बार रोल करता हुआ आता, तो स्पीड की वैल्यू बताओ। सॉलिड स्फीयर स्लाइड करते हुआ आता है, ये सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ आता है 10/7 GH का रूट। तो दोनों का रेशियो पूछा हुआ, तो कर लोगे तुम काम, जाके देख लोगे। 2014 में यही पूछा हुआ कि एक बार स्फीयर क्या करते हुआ आता? स्लाइड करते हुआ आता, और एक बार क्या करता हुआ आता? तो रोल करता हुआ। दोनों केस में तो बॉटम पे स्पीड का रेशियो लिखो। दोनों केस में स्पीड का आंसर बता दो एक बार कितना आता है, कितना रेशियो आ रहा है? 20/, या कुछ और 5/, या 7/5, या 5/7। एक बार स्लाइड करते हुए आता है, एक बार रोल करते हुए आता है। एक बार स्लाइड करते हुए आता है, एक बार रोल करते हुए आता है। समझ आ गई बात? मैनेज कर लोगे ना? बाकी दूसरा जो है तो किसी और का भी रेशियो पूछ सकते हैं। डिस्क के लिए रेशियो निकालो। √3/, हाँ रूट के अंदर ये पूरा
समझ आई बात? उल्टा भी सवाल हो सकते हैं, बोलते एक बार स्लाइड करते हुआ आता है, एक बार रोल करते हुआ आता है, स्पीड का बॉटम पे रेशियो इतना है, तो नाम बता दो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पहचानो, तो पहचान लोगे तुम। अरे ये तो डेली ऐसा फोटो का कुछ पार्ट काट के दिए रहते हैं, बोलते हैं पहचानो इस फोटो को। ऐसा तो न्यूज़पेपर में भी दिया रहता। कौन सा गेम बोलते हैं उसे? हाँ, दिया रहता ना कि कुछ नोरा फतेही का आधा फोटो दिया रहता, मतलब पूरा फोटो नहीं दिया रहता, पूरा विजुअल नहीं रहता, पूरा विजुअल नहीं रहता, और देखने से सभी एक टाइप का लग रहा है, लेकिन तुम्हें बोलता है कि एग्जैक्टली नाम बता दो, तुम्हें प्राइज मिलेगा। हाँ, ब्लर कर देते हैं, पजल तो अलग हुआ। हाँ हाँ, पहचानने के लिए बोलते हैं, आइडेंटिफाई करो। वो भी ऑब्जेक्ट को ही पहचान रहे हैं ना। अरे वो फोटो के भी ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, समझ आई बात नहीं आई? ऑब्जेक्ट ही तो हुआ। अरे विराट कोहली का तो वो पूरा क्लियर फोटो नहीं रहता, अनक्लियर फोटो रहता, पहचानो कौन सा क्रिकेटर है। देखा नहीं देखा ऐसा? ब्लू जर्सी में ही रहता है और पूछा जाता है कौन सा क्रिकेटर है, पहचाने। तो ऐसी गेम है ये, कि इतना रेशियो है तो पहचाने। तो अगर ये रेशियो है तो क्या पहचानेंगे आप? सॉलिड स्फीयर है। अगर ये रेशियो किस में आ गया? 3/2 रहता है यहाँ पे, तो डिस्क हो गया। 3/2 रेशियो के लिए क्या बोल देंगे इसे? समझ आई बात? 5/3 रेशियो के लिए क्या बोल देंगे? हॉलोस्फेयर हो जाएगा। 5/3 के लिए क्या हो जाएगा? और √2:1 के लिए तो रिंग हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी बोथ वे में शेप दिया हुआ तो क्या निकालो? रेशियो। ये रेशियो दिया तो क्या करो? शेप पहचानो। बोथ वे में क्वेश्चंस होते हैं, समझ आया लोगों को? तो तुम्हें पता होगी ये बातें। तो यहाँ फिलअप कर लिया तुम लोग, ये यहाँ पे इस बॉक्स में फिलअप कर दिया था लोगों ने। ये हॉलोस्फेयर के लिए भी फिलअप कर लिया आपने, सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर लिया, हॉलोस्फेयर के लिए भी। और जो भी एक एक सेंटेंस बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में बैठ के सोचोगे कि हाँ 5/6 हो गया, 7/6। हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए इतना ही होता, इसके लिए कितना आएगा? 5/6 आएगा, 5/6 आएगा, और कितना आ गया? 6/5 हो गया। खत्म ही बात। अब ये 6/5 √GH दिया हो तो क्या पहचान लेंगे? तो हॉलोस्फेयर ऐसा पहचान लिया। वहाँ जाके जोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, हाँ सीधा यहाँ पे आपको याद करके जाना होता। क्लियर हो गया लोगों को? तो सॉलिड स्फीयर के लिए फिलअप कर लिया ना आपने? बोल देंगे एक बार सॉलिड स्फीयर के लिए 7/10, 7/10 और 10/7, 10/। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन बता दें, देखिए इधर, ये कर्व ट्रैक पे दिए हो सकते हैं या इंक्लाइन प्लेन पे, एक ही बात है। सवाल ये पूछा था, देखा लोग, सवाल ये पूछा जाता है कि ये RDHS को, किसको? RDHS को यहाँ से रोल करवाया, RDHS को क्या कराया? ऊपर से रोल करवाया। समझ आई बात? किसको रोल करवाया? RDHS को। तो बॉटम पे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें। बॉटम पे एक बार रिंग को छोड़ा, एक बार ये डिस्क को छोड़ा, एक बार ये हॉलोस्फेयर को, एक बार ये सॉलिड स्फीयर को। तो बॉटम पे क्या करना है इनका? तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें। काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे RDHS। समझ आ गया होगा लोगों को? ऊपर से एक बार रिंग को, एक बार डिस्क को, एक बार हॉलोस्फेयर को, एक बार ये, और बॉटम पे क्या निकालना है इनका? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। बच्चा बच्चा कर सकता है, सबकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है। रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा? आएगा कितना? 1:1 आएगा। सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, कितना आएगा? बोलेंगे शुरू में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहाँ पे क्या बन जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। समझ आई बात? सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी। जो स्पीड निकाल के कर रहे हैं वहाँ से भी करके तो देख सकते हैं, वैल्यू बराबर ही आएगी। बाकी अच्छा सॉल्यूशन कहाँ से नहीं दिखने को मिलेगा? तो सीधे बताएंगे ऊपर में सबके पास कौन सी एनर्जी थी? टोटल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में थी,
और नीचे आएगा तो वही उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा बॉटम पे? तो 1:1:1:1 होगा। क्लियर हो गया वो लोगों को? स्पीड का रेशियो डिफरेंट होगा बट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे सबका सेम रहेगा। किसी को कन्फ्यूजन है अभी भी बता देगा। तो बस समझ आ गया कि नीचे से फेंकेंगे तो कितना हाइट जाएगा और ऊपर से छोड़ेंगे कितनी स्पीड से आएगा। याद रह जाएगा। 1 3 4 5 6 7 10 1 3 4 5 6 7 10 रोलिंग डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। बाकी छोटे मोटे तुम्हें तो एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि ये क्या होता। तो ये रोलिंग की चर्चा कर रहे थे। ऊपर देगा रोलिंग की चर्चा कर रहे थे हम लोग। रोलिंग VCM इजिकल टू WR। ये रोलिंग था। ये ऐसा हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल पहले दिया था नहीं दिया था एक बार फिर से सुन लेगा। हर एक को पता है ये ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ऊपर वाले में क्या है? ओमेगा ज़्यादा कंपोनेंट है। मतलब ये कहाँ पे फंस गया? तो सैंड में फंस गया। तुम्हारे व्हीकल अगर सैंड में फंस जाता है तो कौन सा वाला केस है? ये वाला केस है। सैंड में फंस गया तो ये हो गया बैकवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ नहीं आई बात कुछ? ये कौन सा केस बोलते हैं? कभी व्हीकल सैंड में फंसता था ऐसे ही होता, मड में फंस गया ऐसे होता, आइस में फंस गया तो ऐसे ही होता। वहाँ पे पैर तो घूमता है और आगे कम बढ़ता। समझ आई बात? जब तुम्हारा जो है तो टायर कभी किसी भी तो गड्ढे में चला गया तो वहाँ भी ऐसा होता। तो बिस्कुलेटर दबा तो घुर होता है वो, और वहीं पे जो है तो मड निकलता वहाँ से। समझ आई बात नहीं आई? तो यही वाला केस है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकवर्ड स्लिपिंग। आगे बढ़ ही नहीं रहा तुम्हारा, वहीं पे घूम घूम कर रहा है। रोलिंग विथ है बैकवर्ड स्लिपिंग। ऊपर वाला कौन? ये कैसे याद रखोगे? W ज़्यादा है। ये पहचानने कहीं पहुँचता है रोलिंग बैकवर्ड स्लिपिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग है। अब ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारते हैं तो क्या करता है? जो टायर है ऐसे जाता है, घसीटते हुए जाता है। आगे जा रहा है बट घूम क्या रहा है वो? घूमने रोटेशन उसका तो ब्लॉक कर दिया आपने। रोटेशन क्या कर दिया? ब्लॉक किया। इसलिए उससे आवाज़ आती है। रोटेशन ब्लॉक किया, हाँ या नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये नाम सुना होगा डेली, तो रोड पे तुम्हें आवाज़ ऐसी सुनाई पड़ती होगी। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। सर इस केस में रोलिंग बचा कैसे? अगर हमने स्टॉप रोटेशन बंद कर दिया तो खाली ट्रांसलेशन पूरा ब्लॉक नहीं होता ना, कुछ कुछ तो होता रहता है ना। पार्टिकल्स हाँ, कंसीडर कर रही पूरा जो तुम मारते हो तो मतलब स्टॉप करने के बाद हम लोग थोड़ी पढ़ रहे हैं, उस मोशन को ही पढ़ रहे हैं। वो जो ट्रांजिशन मोशन है, चलता हुआ रोलिंग करता हुआ आ रहा, अचानक तुमने ब्रेक मारा, तो उस स्टेज को पढ़ रहे हैं हम लोग। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इस वाले को क्या बोल देंगे आप? रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। ऊपर वाले को लोकल एग्जाम्पल दे दिया। क्या दिया? सैंड में, मड में, ऐसी जगहों पे तो चला गया बैकवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल बताया ना कि ब्रेक जब मारते हैं, ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है वो? हाँ, घूमता कम है और आगे आगे जाता है बस। जब ब्रेक मारते हैं तो उस वाला मोशन को क्या बोलेंगे? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। और जब मड में चला गया तो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। या इसी को क्या बोलते हैं? तो फॉरवर्ड इंग्लिश भी बोलते हैं। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब यही सेम ही होता है, रोलिंग विथ फॉरवर्ड इंग्लिश। रोलिंग विथ फॉरवर्ड इंग्लिश भी इसी को बोलते हैं। इसका मीनिंग ये रेस्निक हेल्डे का एक किताब आता है, उसमें यही सेंटेंस लिखा हुआ। रेस्निक हेल्डे जो किताब लिखने वाला तो इंडिया का नहीं है, बाहर का। तो दूसरे कंट्री में जो डिक्शनरी चलती है उसमें बैकवर्ड्स नहीं होता।
हाँ अगले गियर ही पिछले गियर ही रिवर्स में। हाँ, मतलब वहाँ पे बैकवर्ड, जो सुना होगा ना कि इंडिया में बहुत सारे जो टर्म होते हैं वो बेसिकली उस पे होता है कि बैकवर्ड कैटेगरी को हो तुम, फॉरवर्ड कैटेगरी को, ऐसा कुछ होता है ना कैटेगरी। शेड्यूल्ड कास्ट में वो शेड्यूल्ड ट्राइब, ऐसे बहुत सारे ट्राइब हैं। तो इंडिया में ही चलता है, नहीं वो समझ में आई बात। इंडिया में बैकवर्ड वाला सेंटेंस मिलता है इंडियन डिक्शनरी में, जो फॉरेन डिक्शनरी होता है उसमें बैकवर्ड नहीं होता। तो उस लोग इसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंग्लिश। क्या बोलते हैं उसे? समझ आ गई बात। तो उस किताब से कहीं ना किसी ने तो लिखा है, तो वो ऐसा ही लिखा रहेगा, तो उसका मतलब ही क्या है हमारा? हाँ जी, मतलब मीनिंग यही था, फॉरवर्ड इंग्लिश से ही आया। क्या आया? न्यूटोनियन फिजिक्स जो पढ़ा था न्यूटन वाला फिजिक्स में, तो यहीं से आया, रेसनिक हेल्टे से लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। तो उसने क्या लिखा था? फॉरवर्ड इंग्लिश ही लिखा था। लेकिन जब लोगों ने तो को समझ में आया कि क्या होता है एक्चुअली, इसमें यही मोशन होता है कि जाता ही नहीं है गाड़ी आगे, वहीं पे घूम घूम करता है। तो आपने क्या कर दिया, हमने अपने देश में क्या कर लिया, इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। उसको फॉरवर्ड स्लीपिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड स्लीपिंग। समझ आई बात? नहीं तो जैसा लिखा रहेगा आप काम कर लेंगे। फिलहाल जो है तो आगे हम लोग मूव करते हैं। रोलिंग डाल दो इंक्लाइन प्लेन पे, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कर्व ट्रैक पे डिस्टेंस कर रहे थे, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन पे। 5 एक्सप्रेशन आते हैं, उससे तो भी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में क्वेश्चन हैं। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन ऊपर देगा। इंक्लाइंड प्लेन पे पहला तो ये सवाल आया हुआ है कि जब छोड़ेंगे तो पहला क्या होगा? छोड़ेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट को, किसी स्फेयर को, डिस्क को, हॉलो स्फेयर को, किसी को छोड़ दिया, तो पहले तो ये सवाल आता है कि इसमें ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा? जिस पॉइंट से छोड़ा होगा रोटेशन होगा, तो पहले ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा। हमारा सरफेस रफ है पूरा, पहले तो बना लिया हमने सरफेस कैसा है हमारा, रफ है। बाकी से पहले ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा। ध्यान देगा, देगा, समझेगा। यहीं से बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है यहाँ पे कौन सा काम करता है? पॉजिटिव एजेंट का काम करता है। फ्रिक्शन ही है जो कि रोटेशन जन्म देता है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो रोटेशन नहीं होगा। फ्रिक्शन ही यहाँ पे कौन किसको जन्म देता है? देखो कैसे जन्म देता है। और पहले कौन जन्म लेता है वो भी पता चल जाएगा। पहले जैसे रखोगे इसका एक्शन में क्या आएगा? वेट आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में तो क्या है? जैसे वेट आएगा तो वेट का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये तो याद होगा नहीं कौन सा कंपोनेंट है? तो एम जी साइन थीटा। और ये वाला एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर लेगा? एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल कर लेगा। और एम जी साइन थीटा उसका घसीटेगा। ये बताता है, याद होगा, फ्रिक्शन में बताता है। एम जी साइन थीटा इसको बोलते चलो घसीटेगा। एम जी साइन थीटा क्या करेगा? घसीटेगा। रफ सरफेस है तो उस फ्रिक्शन क्या बोलेगा? मत जाओ तुम। फ्रिक्शन अपोज करेगा, ना जाने देगा। हाँ या नहीं? अब बोलोगे कि एम जी सेंटर का वो टॉर्क पैदा कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। नॉर्मल कर रहा था क्या? नहीं। तो घूम तो रहा ही नहीं था। घुमाने के लिए कौन रहा है यहाँ पे? समझ नहीं आई बात? पहले कौन सा मोशन जन्म हुआ? ट्रांसलेशन। किसने जन्म दिया ट्रांसलेशन को? एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा घसीटता। चल, जैसे उसे घसीटा फ्रिक्शन जागा नहीं। फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप करता है? तो एक्ट करता है। और ये जैसे ही एक्ट करेगा फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा? इसके अबाउट टॉर्क बन जाएगा, तो ये घूमना शुरू कर देगा। अगर यही स्मूथ रहेगा तो ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या करता हो जाएगा? ये तो स्लाइड करता हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? तो इसमें इसी कारण से यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या नाम से पुकारते हैं? पॉजिटिव एजेंट। फ्रिक्शन रहेगा तभी रोलिंग होता है। फ्रिक्शन करवाना, फ्रिक्शन ही रोलिंग करवाता है। यहाँ पे फ्रिक्शन ही यहाँ पे क्या करवाता है? रोलिंग करवाता है। पहला काम कौन होता है? और देख लिया नीचे से तो ऊपर से छोड़ा, इंक्लाइन प्लेन को ऊपर से छोड़ा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे? नीचे है ऊपर है? हाँ, अभी यहाँ से ऊपर से छोड़ा ना, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ऊपर है ना। और क्या कर रहा है? ध्यान से सुनोगे, स्टोरी सुनोगे सब। ये पूरे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो पूछे हुए हैं। ये फ्रिक्शन किस, मतलब 2 तरह का मोशन है। एक ट्रांसलेशन, एक बीसीएम है।
तो VCM को फ्रिक्शन घटा रहा है बढ़ा रहा है? VCM के लिए वो अपोज कर रहा है, तो कम करेगा। और दूसरा मोशन क्या है, घूमने वाला, तो ओमेगा को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। ओमेगा को बढ़ा रहा है और V को क्या कर रहा है, समझ आई बात नहीं आई? तो बोलेगा इससे क्या होगा, पूछिए ना, इससे क्या होगा, क्या होगा? हाँ, इससे रोलिंग होगा, क्योंकि तुमने पहले छोड़ा ना, तो छोड़ा था पहले पूरा पूरा किस में था, वो ट्रांसलेशन में। हमें क्या चाहिए, VCM इजिकल WR, तो जरूरी था ना कि सिर्फ VCM है तो उसको क्या करें, उसको कम करें, और ओमेगा नहीं है तो ओमेगा को लाएं, तभी तो ये बराबर हो सकता है ना। VCM पूरा का पूरा है तो उसको क्या करें, घटाएं और W को बढ़ाएं, तो वो कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन ये काम कर रहा है। ये दोनों काम कौन कर रहा है, V को घटा भी रहा है और ओमेगा को बढ़ा भी रहा है। समझ आ गया को लोगों को? पहले छोड़ा था, पहले V जन्म लिया तो रोलिंग तो नहीं हो रहा था ना, रोलिंग कौन करवाएगा वहां पे, तो फ्रिक्शन ही करवाएगा। वो V को कम करता है और वो ओमेगा को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब रिजोनेंस मिलाता है। समझ आ गया होगा लोगों को? दोनों VCM इक्वल WR करने के लिए तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। और डायरेक्शन फ्रिक्शन का कहाँ देख लिया आपने, तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवार्ड आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरह आ रहा है, हाँ या नहीं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक जो देख लोगे काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन आता है इसमें कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर रोल करवा दिया तो भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर होता है, नीचे से ऊपर रोल करवाया तो भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ आता है, ऊपर आता है। काफ़ी लोग जो है तो इसमें परेशान रहते हैं, देख लें एक बार, वहाँ से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे से ऊपर फेंका है, 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 नीचे से ऊपर फेंका, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, देख लेंगे यहाँ पे होता क्या। तो ऊपर फेंकोगे तो ऐसे घुमा के फेंकोगे, हमें क्या फेंकना है इसको ऊपर, तो किस तरह से घुमा के फेंको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे घूमता हुआ क्लॉकवाइज जाएगा। तुम किसी व्हीकल को देख लोगे, वो अगर उसे व्हीकल आगे जा रही है तो उसका टायर कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो इसी इंक्लाइन प्लेन पे साइकिल तुम चलाते हुए जा रहे हो ऊपर, तो तुम्हारा साइकिल का पहिया किधर घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज। ये नहीं समझ में आई बात? जा करके रोड पर अभी आँख खोल के देखोगे एक बारी, तो अगर व्हीकल आगे जा रही है तो उसका पहिया कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। कैसे घूमता हुआ जा रहा है, बात क्लियर हो गई? तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का तो स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है, पीछे की तरफ है, तो कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, तो आगे लग जाएगा। ये जो ये वाला पॉइंट कहाँ किस तरफ स्लिप कर रहा है, पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, आगे की तरफ लग जाएगा। वही काम करेगा। तुमने क्या दिया, ओमेगा दिया, क्या दिया, ओमेगा दिया, तो ओमेगा को क्या करेगा, ये कम करेगा। पहले ओमेगा के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये ओमेगा के फॉर्म में, तो ओमेगा को कम करेगा और V को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, और बाद में क्या करेगा, रोलिंग करवा देगा। उसका काम ही होता है क्या करना, फ्रिक्शन का। जो नहीं है उसको जन्म देना, जो ज़्यादा है उसको क्या करना, कम करना। तो किसी भी फॉर्म में तो वो करेगा, डिपेंड करता तुम क्या दे रहे हो उसके अनुसार से दे करेगा। घुमा के फेंका तो W को कम करेगा, V को बढ़ाएगा, तो बीच में एक स्टेज आएगा जहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। फिलहाल हम लोग ये हर एक किताब में सवाल दिया हुआ, ये हर एक किताब में सवाल दिया हुआ, एक बार ऊपर से गिराया तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ, और नीचे, तो दोनों केस में कहाँ लगता है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवार्ड लगता है। अब डिपेंड करता है आपको इसमें कौन सा मोशन दे रहे हैं। लेकिन हम तो इसमें
नीचे से ऊपर फेंकना चाह रहे हो ना आप, नीचे से ऊपर दे रहे हो ना, तो डिपेंड करता है आपको, घुमा के फेंक सकते हो या स्लाइड करवा सकते हो, डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर। मोशन हम अपनी तरफ से दे सकते हैं इसमें। बाकी ये इंक्लाइन प्लेन वाला डायग्राम देख लिया लोगों ने, क्या लग रहा है ये? हाँ, स्लाइड करते हो जाओगे दोगे तो क्या देगा वो? स्लाइड करते हुए दे रहे हो तो क्या देगा वो? स्लाइड ज़्यादा दे दिया अगर तो फ्रिक्शन इस तरह से लेगा। फ्रिक्शन का कोई डायरेक्शन क्या होता है? परमानेंट नहीं होता रोलिंग में। वो फ्रिक्शन बस इतनी काम करता है कि जो ज़्यादा रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे? जो कम रहेगा उसको बढ़ाएंगे। और कहाँ तक, कौन सा स्टेज तक पहुँचा देता है? BCM इक्वल टू WR तक ले जाने के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो है तो यहाँ परमानेंट नहीं होता। एक एग्जाम्पल आपको लिया कि जैसे इसको नीचे से ऊपर घुमा के फेंकोगे तो घूमने का टेंडेंसी की तरह इसका, तो नीचे की तरफ स्लिप करने की तरह टेंडेंसी था। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? समझ आई बात? नहीं है। बाकी जो इसमें वेरियस कंडीशन बनाए जा सकते हैं। फिलहाल जो इतना से तो तुम यूटिलाइज करोगे कि नीचे से तो ऊपर की तरफ घुमा के फेंकते हैं या ऊपर से रिलीज करते हैं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता है? तो दोनों ही केस में अपवर्ड रहता है। फिलहाल इतना से करोगे, एक अलग से 2-4 केसेस उठा लेंगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पे। बाकी यहाँ पे तो इक्वेशन दिख गया होगा लोगों को। ये कौन सा कंपोनेंट है हमारा? एक इक्वेशन जल्दी से बना लें, mg sin थीटा और f। ट्रांसलेशन एसलेशन ए से नीचे डाउन जा रहा है, एसलेशन ए से नीचे डाउन जा रहा है। ट्रांसलेशन वाला कौन सा बताएगा आदमी? ट्रांसलेशन का इक्वेशन है mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? फ्रिक्शन जो है टॉर्क क्लॉकवाइज दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है? तो अल्फा भी किधर होगा? फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर का वोट कितना है हमारा? तो 2 इक्वेशन बना दिया, ऊपर वाला ट्रांसलेशन का, नीचे वाला रोटेशन का। mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma और f इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। एक ट्रांसलेशन का, एक रोटेशन का। mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, f इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, f इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। 2 इक्वेशन में कोई दिक्कत है? कितने अननोन है? 2 ही अननोन है, ए एंड एफ। 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सोल्व कर सकते हो तुम। क्या कर लोगे? अल्फा को a/r लिख लें। अल्फा की जगह पे कितना लिख लूँ? आई की जगह पे क्या लिख लूँ? mk²। आर को नीचे लेके चले जाऊँ, कितना बन गया? इन दोनों का ऐड कर दो, या नीचे से f की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो। mg sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया? mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू ए 1 प्लस k² बटे r²। बहुत फेमस फार्मूला। ए की वैल्यू g sin थीटा। पहले इतना ही आता था ना, स्लाइडिंग में इतना ही आता था। अब रोटेशन हो रहा था, साथ में क्या आता है? 1 प्लस k² r²। k² क्या लिख लो? बेटा लिख लो। बेटा का नाम किसको दिया? हाँ, बेटा को क्या नाम दिया? k² r² को बेटा माना। k² r² की वैल्यू हमें पता होती है। कहाँ पे दिक्कत है? f इंटू आर समझ में आया था? बोलो बोले f इंटू आर बोलो ना। आई अल्फा, f इंटू आर आई अल्फा था ना। अल्फा को a/r लिखा ना, आई को लिखो mk²। आर को नीचे ले जाए यहाँ से, तो कितना आ गया? m इंटू k² बटे r² इंटू ए। तो फ्रिक्शन का स्पेशल वैल्यू इतनी आ गई, m इंटू ए इंटू k² बटे r²। ma के टर्म्स में ए की वैल्यू कितना निकाला था बेबी? बोल देगा तो डाट लो। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इंटू ए की जगह पर लिख देता हूँ g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बेटा। और इसको क्या माना था? तो बेटा ही लिख लें। तो बेटा के फॉर्म में ऐसा हो गया। बेटा हमें याद रहता है, वहाँ पे 1/2, 2/3, 2/5 इसलिए याद करवाया आपको RDHS के लिए, ताकि हम यहाँ पे यूज कर पाए। 2 फार्मूले निकाल दिया। ए की वैल्यू कितनी? g sin थीटा, और नीचे कितना? 1 प्लस बेटा। कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट या वेरिएबल? इंक्लाइंड प्लेन फिक्स, थीटा फिक्स, k² r² फिक्स। तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। समझ आई बात नहीं?
के स्क्वायर आर स्क्वायर कांस्टेंट कोई स्फीयर है तो उसके लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, थीटा इंक्लाइन प्लेन फिक्स है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी, 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, रोल करता हुआ आ रहा तो टी टाइम पे के बाद उसकी स्पीड निकालो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितना नीचे आ गया, एस बराबर ए टी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो 3 इक्वेशन लागू होगा। तो फ्रिक्शन के वैल्यू में किसी को दिक्कत बता देगा। बेटा इसको मान लिया, बेटा के स्क्वायर आर स्क्वायर को बेटा मान लिया, तो फिर उसके बाद एम ए को हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ वो वाला। ए की वैल्यू इतना तक आया है आपको, ये आया नहीं, पहले तक आया। उससे पहले ये आया, तो ए की वैल्यू आ ही गया तो फिर क्या। अच्छा हमने उससे इक्वेट कर दिया। सर वो एफ की वैल्यू में ऊपर में बीटा, सर वो बीटा बता दिया आपने एक्सेलरेशन में जब भी आपको निकाला। नहीं नहीं है ही यार एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन में सर फ्रिक्शन नहीं तो मुझे वहाँ तक आया था, मतलब एफ इक्वल्स टू ए बाय आर के ए एम के स्क्वायर आर उसके बाद ये समझ में आया। ऊपर देख ले, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू एम है, और एफ इजिकल टू एम इंटू ए इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी आ गया, दोनों को जोड़ दो, बोलो अब क्या आएगा। एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए 1 प्लस के स्क्वायर आर के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या नाम दिया, एम हटा दो, कितना आ गया, ए की वैल्यू जी साइन थीटा बाई, बेटा की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे। रिंग का एक्सेलरेशन बता दो साहब तुम, जी साइन थीटा बाई टू, जी साइन थीटा बाई टू हो गया, खत्म हुई बात। डिस्क का 1/2 डाल देंगे यहाँ पे, डिस्क का 1/2 तो 2/3 आ जाएगा, और हॉलोस्फीयर का 3/5, और सॉलिड स्फीयर का रोल करता हुआ सॉलिड स्फीयर है, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन बता दो, 2/5 लिख लो, 5/7 बोलो, चारों केस कर लोगे, आगे डिसीजन करते हैं इस पे।